तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। इसमें तुम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट वीक में जो आएगा दैट इज लॉज ऑफ मोशन एंड स्यूडो फोर्सेस। ठीक है, एक्सक्लूड क्या करना है, कंस्ट्रेंट नहीं आएगा फर्स्ट वीक में, तुम्हारे कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं आएगा, फ्रिक्स नहीं आएगा, वो अगले वीक में होगा उससे। ठीक है, अभी लॉज ऑफ मोशन में क्योंकि कई लोग तुम लोग ऑलरेडी किसी किसी कोचिंग में पढ़े हो और वैसे भी 9-10 में थोड़ा बहुत तो आइडिया रहती है लॉज ऑफ मोशन का, तो कुछ चीजें तुम लोगों के लिए रिपीट होंगी, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से देखते रहो, कुछ चीजें नई भी आएंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो बट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन आई विल बी गोइंग थ्रू एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो सबसे पहली बात तो है कि फोर्स क्या चीज है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स हो सकता है पुश, पुल या शियर। पुश क्या होता है, जब सरफेस की तरफ डायरेक्टेड फोर्स होता है उसको पुश कहते हैं। ठीक है, पुल क्या होता है, जब सरफेस से परपेंडिकुलरली अवे डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स डायरेक्टेड होता है तो पुश है, अवे डायरेक्टेड है तो पुल है। बट सरफेस के पैरेलल भी फोर्स हो सकता है, उसको शियर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो हाथों के बीच में जैसे मैं रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज शियर फोर्स, शियर फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जब रबिंग हो रही है तो एक हाथ दूसरे हाथ के अगेंस्ट पुश कर रहा है, वो तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो पुशिंग शो, बट देयर इज अ शियरिंग फोर्स जो सरफेस के पैरेलल है। तो पुश हो सकता है, पुल हो सकता है, या शियर हो सकता है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं तो मैं दबा भी रहा हूं उसको और ऐसे तो फिसला भी रहा हूं, तो इस केस में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड शियर। ठीक है, ऐसे ही पुल एंड शियर का कॉम्बिनेशन हो सकता है जब एंगल पे किसी के सरफेस से एंगल पे तुम किसी चीज के पीछे। समझ में आई बात के लिए? ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, अ फोर्स is a push or a pull or a shear or a combination. A force directed towards the surface is push, directed away from the surface is pull, while a force directed parallel to the surface is shear. The forces may be further classified as contact forces and non-contact forces. तो अभी contact forces और non-contact forces क्या होते हैं? कुछ forces के लिए contact जरूरी है, जैसे अभी तुम चेयर के ऊपर बैठे हो तो चेयर ने तुम्हारे वेट को संभाला हुआ है, बट दैट्स ओनली बिकॉज यू आर रेस्टिंग ऑन दैट चेयर, तुम फिजिकल कॉन्टैक्ट में चेयर में। ठीक है, नहीं चेयर हटा लेगा तो वो धड़ाम से गिर जाएगा आदमी। ठीक है, नहीं तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। मेरे हाथ में पेंसिल है तो मेरे फिंगर्स और इसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट मिसिंग हो जाएगा तो वो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फोर्सेस जिसके लिए कॉन्टैक्ट नेसेसरी है उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। Whereas there are certain forces for which you don't need any physical contact, जैसे अर्थ मून के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, अर्थ मून के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं, सरफेस टू सरफेस टच नहीं है, तब भी एक फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम लोगों का दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स है, उसके लिए सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो दैट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए, चार्जेस जो आपस में एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, ये सारे फोर्सेस जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, समझ गए कि नहीं? तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सच एज ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट फॉर एक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे इसको हाथ से पकड़ के खींच रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, हाथ के कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो नहीं खींच पाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये ट्रॉली जैसे ये और फुटबॉल को किक मारा, ये सब तुम्हारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। वेराज यहाँ पे फील्ड फोर्सेस क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा रखा है, हर पार्टिकल को ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया ना? ओके, इसके बाद हमको एनालिसिस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होते हैं, जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं वो हमें दिखाने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा फोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फोर्स कैसे लगते हैं। तो सब तो कुछ टाइप के फोर्सेस जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सके उनके लिए। तो सबसे पहला फोर्स क्या हम लोगों का, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लगता है, यूनिवर्स में हर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हर एक पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से, ये m1 मास का पार्टिकल है, m2 मास का पार्टिकल है, इनका आपस का सेपरेशन r है, तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स इनका g m1 m2 by r स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम लोगों का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, अभी इस हिसाब से देखो तो ऑब्वियसली यानी 1 by r स्क्वायर से डिक्लाइनिंग फोर्स है ये। तो लार्ज डिस्टेंसेस पे तो इनफैक्ट मतलब कांस्टेंट नहीं ले सकते, ये वेरिएशन विद r हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, अर्थ के सरफेस के बहुत पास में अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग अर्थ का रेडियस करीब 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसके मुकाबले अगर तुम इधर ग्राउंड फ्लोर पे देखो और ये फ्लोर देखो तो कितना हाइट होगा, 20-25 मीटर या 40-50 मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि जितना ग्राउंड फ्लोर पे जी की वैल्यू उतनी सरफेस अपना जो जिस माले पे हम बैठे इस पे भी जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, तो अभी जब तक ग्रेविटेशन का चैप्टर नहीं आता है तब तक हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को कांस्टेंट मान के हम सारी एनालिसिस करेंगे, विच इज द रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ज्यादातर प्रैक्टिकल केसेस में जो हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरफ लगाना है, वो हमको अर्थ के सेंटर की तरफ लगाना है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ। एक्चुअली तो
इसमें भी assumption है कि अर्थ एक परफेक्टली यूनिफॉर्म स्फीयर है। अगर परफेक्टली यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं होता तो फिर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता वो। अगर इलिप्टिकल जैसा कुछ होता है, इलिप्सॉइड टाइप का होता है, तो किसी और डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। उसमें भी यूनिफॉर्म माना हुआ है, जबकि अर्थ यूनिफॉर्म भी नहीं है, कहीं पे ओशन है, कहीं पे रॉक है, ठीक है। बट ये सब अगर इग्नोर कर दो, परफेक्टली स्फेरिकल मान लो, तो आपके सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो जल्दी से लिख दो, क्या लिखा इन द यूनिवर्स एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल accordingly earth also attracts any object placed near it. For purpose of this chapter we will assume acceleration to gravity as constant. However, this is not actually true but approximation. Basically समझाया अभी। Thus, if any object of mass m is placed on a surface, the gravitational force on it is taken as m times g vector. G vector समझते हैं ना? वो directed towards the center of earth को g vector बोलते हैं, which is directed towards the center of earth, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ सरफेसेस। तो ये अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कहानी, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हम लोगों को तो लगता है कि सरफेस नाम की चीज कुछ होती है, लगता है क्या मतलब दिखाई पड़ता है, ठीक है, नहीं सरफेस नाम की चीज दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हम रियलिटी में मैटर को इमेजिन करें तो मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। मैटर का स्ट्रक्चर है कि एक न्यूक्लियस है, अगर बहुत छोटे लेवल पे चले जाएं तो एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर श्रोडिंगर के हिसाब से चलो तो क्लाउड है, उसके अंदर रैंडमली इधर उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। और ये अगर हम देखें टू द स्केल मॉडल अगर हम बनाएं तो क्या स्केल मॉडल है कि समझो कि एक न्यूक्लियस को मान लेते हैं फुटबॉल है स्टेडियम के अंदर, ठीक है। एक छोटी सी फुटबॉल है बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेडियम के बाहर चक्कर काट। तो समझ पा रहे हो मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर टू द स्केल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, लार्जली तो एम्प्टी स्पेस ही है, एक फुटबॉल है और फुटबॉल के बाद पूरा खाली स्टेडियम है। और स्टेडियम तो फिर भी एक फिजिकल एंटिटी एक्चुअली क्या है, वैक्यूम है, स्पेस फ्री स्पेस है, नथिंग इज देयर। तो फुटबॉल के अराउंड इतना सारा खाली स्पेस है और इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है। जब इस पिक्चर को अगर हम लेके चलते हैं तो फिर क्या समझ में आता है, फिर तो बड़ा कॉन्ट्राइंट्यूटिव लगता है कि जो हमारा रियल एक्सपीरियंस है तो बड़ा कॉन्ट्राइंट्यूटिव लगता है। उसके हिसाब से तो क्या लग रहा है, ये जो हाथ नजर आ रहा है ये हाथ नहीं है, ज्यादातर तो फ्री स्पेस है, ठीक है। इट्स नॉट, इट अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट एक्चुअली अगर हम रियलिटी लेवल पे जाएं, ठीक है, एकदम यानी ठीक से देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये तो लार्जली एम्प्टी स्पेस है। इसी तरह से ये हाथ भी क्या है, ये भी लार्जली एम्प्टी स्पेस है। तब फिर तो जब इस पिक्चर के साथ में चलते हो तो फिर तो लगता है कि यार ताली नहीं बजनी चाहिए, तो ये हमें ऐसे करके इससे बाहर निकल आना चाहिए, ये ऐसे करके ऐसे बाहर निकल आना चाहिए। और फिर इधर से स्टेयरकेस तक जाने के लिए व्हाई डू आई नीड टू गो टू द कॉरिडोर में दीवारों के निकल जाना चाहिए, ठीक है। नहीं, दैट्स द पिक्चर दैट कम्स आउट, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, तुम्हें पता है न्यूक्लियस इज अ चार्ज बॉडी, राइट। न्यूक्लियस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है। तो होता क्या है, जब सरफेसेस बहुत पास में आ जाते हैं या फिर सरफेस नाम की चीज को मतलब ठीक है व्हाटएवर इट इज, एक मतलब ठीक है एक प्रैक्टिकल रियलिटी के लिए सरफेस डिफाइन किया हुआ। लेकिन जब ये बहुत पास में आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स तो फिर क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, एक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोले तो और सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्सेस भी होते हैं बिकॉज़ दीस चार्जेस आर नॉट स्टेशनरी, दे आर आल्सो मूविंग। तो एक सर्टेन रेंज के बियॉन्ड अगर पास में आते हैं ये, तो फिर क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेट करने लगता है। तो उसके बाद एक लिमिट के बियॉन्ड दैट जस्ट डोंट अलाउ टू फॉर द पार्टिकल, मतलब हम पार्टिकल्स कैन नॉट कम एनी नियरर देन अ सर्टेन लिमिट। इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारी लग रही है, उसके अलावा देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में कहीं पे भी कितना मर्जी घुसता चला जाए, वो भी हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स उसको मतलब मॉडर्न फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि दैट्स नॉट अलाउड। तो इस वजह से ये जो रिपल्शन है ये इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन आ जाता है एक लिमिटेड रीजन के लिमिटेड रेंज के अंदर जब आ जाते हैं पार्टिकल्स, तो वो फर्दर हमको आगे जाने नहीं देता और यही हमको सरफेस की तरह महसूस होता है। नहीं तो अगर जो पिक्चर मैंने बताई उसके अंदर अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक रिपल्सिव फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे होते, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टाइप का नहीं लग रहा होता, तो फिर तो मैं बैठ ही नहीं पाता इस चेयर में, इसके थ्रू निकल जाता और निकल के सब कुछ कहाँ चला जाता है, सब कुछ अर्थ के सेंटर पे इकट्ठे हो जाते हैं सब लोग, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं? तो अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो कंपोनेंट है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन यानी दो सरफेस जब टच में तो एक सरफेस इसको धक्का दे रहा है और दूसरा सरफेस इसको धक्का दे रहा है, तो रिएक्शन रिएक्शन पेयर है। थर्ड लॉ में इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। समझ में आया नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। और यहीं पे अगर हम देखें
जब दो पार्टिकल्स को यानी दो सरफेसेस को पास पास लेके आ गए, सरफेस का मतलब नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग मान के चलो सरफेस का, ठीक है, मतलब जो बड़े लार्ज स्केल रियलिटी पे अभी आ गए, स्मॉल स्केल रियलिटी से निकल के, ठीक है। तो अभी क्या है, जब दो सरफेस आपस में टच में होते हैं, इनके बीच में क्या कुछ बॉन्ड्स भी बन जाते हैं, मतलब बेसिकली तो एक तरह का बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कोल्ड वेल्ड कहते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड बन गया तो इस बॉन्ड को कैसे विजुअलाइज करो, समझो कि रबर बैंड टाइप के कनेक्शन जुड़ गए, जो दो पार्टिकल थे इनमें छोटे छोटे रबर बैंड टाइप के कनेक्शन जुड़ गए। अब इसको तुम स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो छोटे छोटे रबर बैंड है वो स्ट्रेच होने की कोशिश करेंगे, इज इट नॉट? और जब तक वो रबर बैंड टूटते नहीं, वो अच्छे से स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, एक तो हमारा पुशिंग फोर्स है इस तरह से नॉर्मल टू द सरफेस, और उसके अलावा क्या है, जब को खींचने की कोशिश करोगे तो खींचेगा नहीं, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमारा डेवलप हो रहा है जिसको हम फ्रिक्शन कह देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारे, समझ में आई बात की नहीं? और दोनों ही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं। तो जल्दी से पढ़ देता हूँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके बाद फिर कुछ डाउट होगा तो लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा नॉर्मल रिएक्शन के लिए, व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट दे टेंड टू पुश अगेंस्ट ईच अदर due to very close distance electromagnetic interactions. Okay, this pushing force is called normal reaction as normal contact force. It is a measure of how hard the particles of the contacting surface are pushing against each other. इसमें मैंने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाली बात नहीं लिखी है, बट दैट इज आल्सो देयर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी ये गवर्न करता है कि कितना पास में जा सकते पार्टिकल्स या नहीं जा सकते। एक के क्लाउड में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो फर्दर तीसरे इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। पेयर, क्योंकि पेयर अपोजिट स्पिन के, तुम लोग शायद पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, अपोजिट स्पिन के पार्टिकल्स दो अलाउड होते हैं एक सेम क्वांटम। क्वांटम में भी चारों तो सेम हो ही नहीं सकते, एटलीस्ट स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन उसमें घुस नहीं सकता, जब ऑक्यूपाई हो गए दोनों अपोजिंग स्पिन के, तो अब तीसरा वहां पे नहीं पहुंच सकता, ठीक है। नहीं तो इट्स फॉरबिडन, मतलब जा ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन उस क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो ये तो बात होगी नॉर्मल की, और फ्रिक्शन की भी बात मैंने समझाई, इसको जल्दी से पढ़ता हूँ। Whenever one surface is rubbing against another or has a tendency to rub, contact force acts in a direction opposite to this tendency, ठीक है। This contact force is called friction. Friction is also due to close contact electromagnetic interactions. When two surfaces are close together, they form bonds which need to be broken for starting the motion, ठीक है। अभी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। इसके बाद अगली जो फोर्स है वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्प्रिंग टेंशन। अब ये फोर्स थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना कि स्प्रिंग टेंशन है क्या चीज। कोई भी धागा है, ठीक है, धागा मतलब छत से बंधा हुआ है, छत से बंधा और उसके नीचे एक ब्लॉक टांग दिया, और वो ब्लॉक उसको नीचे वजन, मतलब उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो धागे के पार्टिकल्स को समझो बॉन्ड्स अंदर बने हुए आपस में, ऊपर वाले से लेके नीचे वाले तक कॉन्टिन्यूस एक चेन बनी हुई है, और ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, ऐसा तुम इमेजिन करो, ठीक है। तो समझ गए, छत से लेके उस ब्लॉक तक सब में पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, चेन की तरह इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक खींच रहा है, इसलिए हर जगह जहां जहां पे दो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके हाथों पे जोर पड़ रहा होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब इस तरह की बात है, समझो ये जितने भी तुम्हारे जो 15 बच्चे हो, सबसे ऊपर जो तुम में से सबसे मस्कुलर बंदा है उसको एक बार पकड़ा दिया, ठीक है, उसके नीचे एक बंदा उसके पैर पकड़ के लटका हुआ है, फिर उसके नीचे एक और पैर पकड़ के लटका हुआ है, समझ गए कि नहीं? तो ये जो जो टेंशन का फोर्स है, ऐसा नहीं कि ये एकदम टॉप पे है एकदम बॉटम पे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, थ्रू आउट द चेन ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो उसमें क्या है, उसमें अगर तो ये तो मैसिव चेन है, सब लोग कोई मासलेस तो हो नहीं कोई भी, तो इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर वाले हाथ के हाथ में सबसे ज्यादा टेंशन होगा, उसकी बैंड बजी पड़ी होगी, इज इट नॉट? और जैसे जैसे चेन में नीचे आओगे उसको और कम और कम और कम वजन संभालना पड़ेगा, इज इट नॉट? लेकिन समझ में आ रहा है ना, ये खिंचाव का फोर्स है, जो तो समझो हाथ में हाथ इंटरलॉक किए या हाथ में पैर इंटरलॉक किए, तो ये खिंचाव का फोर्स है। और ये खिंचाव का फोर्स जो होता है ये बाई डायरेक्शनल फोर्स है, माने इन द सेंस कि तुमने जिसका पैर पकड़ा तो उसके पैरों पे नीचे की तरफ फोर्स दे रहे हो तुम, और उसका पैर तुम्हारे हाथों पे ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो थ्रू आउट द चेन इट्स अ बाई डायरेक्शनल फोर्स। समझ में आ रही बात की नहीं? और अगर मैसिव चेन है तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो अप द चेन टेंशन बढ़ते चले जाएगा, इज इट नॉट? फॉर दैट मैटर ये टेंशन ऐसा नहीं कि हाथ हाथ और पैर जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वहीं पे होगा। इनफैक्ट अगर किसी बंदे का टमी लाइन अगर देखोगे तो उसका टमी भी खींच रहा होगा, इज इट नॉट? अगर उसका सेक्शनल अगर डायग्राम देखोगे भाई, टमी में मतलब समझो नेवल के ऊपर के मॉलिक्यूल्स नेवल के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बैठे हैं, इज इट? नहीं तो क्या होगा, आदमी दो हिस्से हो जाएगा अगर वो पकड़ेंगे नहीं तो, समझ गए? एवरी मॉलिक्यूल इज एक्सपीरियंसिंग दैट। समझ में आ गई बात की नहीं? नहीं तो दो हिस्से हो जाएगा ना, ठीक है कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड उसकी खिचड़ी होगी या फिर कहीं पे वो, तो जो बायोलॉजी से स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म अनफॉर्म, वो एक अलग बात है। बट पक्की बात है कि अगर नहीं खींचेगा तो फिर वही उधर से ये दो सेक्शन हो जाएगा। समझ में ये बात की नहीं? तो यहाँ तो हमारी मैसिव चेन है तो इसलिए टेंशन हमारा अलग अलग था, यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहे टेंशन बढ़ते चले जा रहे। लेकिन अगर मासलेस चेन होगी
मासलेस चेन होगी और मासलेस चेन में ही समझ लो आप थोड़ी देर के लिए तुम लोगों का मास जीरो हो गया सबका, ठीक है। चेन इसी तरह से बनाई है लेकिन सबका मास मैंने जीरो कर दिया। और नीचे जो है सबसे नीचे जो बंदा लटका हुआ है उसके पैरों में मैंने कुछ हैवी रॉक बांध दिया, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में हर एक के ऊपर उतना ही लोड पड़ेगा, इज इट नॉट? उस केस में सब जगह टेंशन सेम है। तो नॉर्मली जो हम लोग जेई के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हम लोग ऐसी चेन की बात करते हैं जो मासलेस होती है। तो मासलेस चेन के अंदर तो क्या होगा, नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह टेंशन सेम हो जाएगा। समझ में ये बात की? छत से अगर टंगा हुआ तो समझ में आ रहा है ये टेंशन फोर्स क्या है, ठीक है। कई बार बच्चे इसमें क्या करते हैं, अभी क्या नहीं करना ये समझ नहीं। रस्सी है, रस्सी को मैं नीचे खींच रहा हूँ, तो नीचे से मैंने कुछ फोर्स दिखा दिया, टेंशन। बेसिकली क्या, जहां पे रॉक रस्सी से जुड़ा हुआ है तो हम दिखा देंगे कि भाई रस्सी जो है रॉक के ऊपर टी टेंशन लगा रही है, ठीक है। तो ये टेंशन ऊपर टी दिखा देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये रस्सी छत को भी नीचे की तरफ खींच रही है, वहां पे भी टेंशन टी दिखा देते हैं। फिर बच्चे मेरे को कई बार बोलते हैं सर ऊपर भी टेंशन टी है नीचे भी टेंशन टी है, तो रस्सी के मॉलिक्यूल्स बीच में तो टूटी हो गया ना। ऊपर भी टी फोर्स से खींच रहे हैं, नीचे भी टी फोर्स से खींच रहे हैं, तो बीच में तो टूटी हो गया टेंशन। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। इनफैक्ट कई बार मैंने रुकी टाइप की मिस्टेक है लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक है। बच्चे सोचते हैं कि चेन में ऊपर भी टेंशन टी लग रहा है नीचे भी टेंशन टी लग रहा है तो बीच के किसी मॉलिक्यूल पे तो टूटी हो जाएगा, नहीं। बीच के मॉलिक्यूल पे भी एग्जैक्टली टी होगा। ये सेक्शनल फ्री बॉडी डायग्राम से देख सकते हो। सेक्शनल फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, सेक्शनल डायग्राम क्या होता है। सोचो तुम सब मासलेस हो और रॉक नीचे मैंने बांधा हुआ, ठीक है। तो मैं रॉक से लेके मान लो लेटर से विशद तक मैंने इतना चेन का हिस्सा ले लिया, ठीक है, रॉक से लेके विशद तक। तो अभी इतने पार्ट में देखो तो नीचे तो वेट वही mg लग रहा है रॉक का, तो इसका मतलब क्या, विशद के हाथ पे भी एग्जैक्टली वही mg के बराबर ही टेंशन लग रही होगी, ठीक है, नहीं 2mg नहीं लग रही होगी। और छत छत से अगर मैंने काट के बना लिया, यानी छत तक आखिरी पार्टिकल लेके अगर मैं कंसीडर कर लिया तो छत पे भी वही टेंशन टी होगी। तो थ्रू आउट द चेन जो वही सेम टेंशन टी होगी। ये मत सोचना कि इधर भी टी फोर्स लग रहा है इधर भी टी फोर्स लग रहा है तो इसका टेंशन टूटी हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना। समझ में आई बात की नहीं? टेंशन जो होगा मासलेस स्ट्रिंग के अंदर थ्रू आउट सेम होगा, और जो भी टेंशन होगा वही जो है पुलिंग फोर्स लगेगा दोनों एंड पॉइंट्स पे। नीचे रॉक को भी उतनी फोर्स से खींच रही होगी चेन, ऊपर छत को भी उतनी फोर्स से खींच रही होगी। तो टी ऑन द रॉक विल बी अपवर्ड्स, tension on the rock will be acting upwards, tension on the chhat will be acting downwards, and everywhere it will be same t and not 2t। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को। बच्चे ऐसे सोचते हैं एक रस्सी को इधर भी F4 से खींचा इधर भी F4 से खींचा तो बीच में 2F हो जाना चाहिए टेंशन, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है रीजन की नहीं? ठीक है, ये रुकी टाइप की मिस्टेक है एकदम। थ्रू आउट टेंशन वही सेम F होगा, इधर भी F से खींच रहे हो उधर भी F। कई बार बच्चे बोलते हैं अच्छा सर मैंने दीवार से बांध दिया तब तो मैं एक ही साइड F लगा रहा हूँ, और फिर दूसरी तरफ बंदे को पकड़ा दिया तो फिर तो दोनों तरफ से F लग रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जब दीवार से भी तुमने बांध दिया तो दीवार F लगा ही रही है, तभी तो रस्सी नहीं चल रही है। अगर दीवार F नहीं लगा रही होती तो फिर तो रस्सी भाग जाती है, इधर तो दूसरी तरफ बंदे को पकड़ा दिया या फिर दीवार से बांध दिया कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। खींच रहे इधर F से, दीवार भी उधर F फोर्स लगा रही है, इट्स एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। समझ में आई बात की? बस यही है कि बंदा जो है परेशान हो रहा होगा, दीवार परेशान नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक सेकंड पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद फिर आई टेक योर क्वेश्चन। तो क्या मैंने लिखा स्ट्रिंग टेंशन के लिए, whenever an object is connected to a taut string, the string exerts a pulling force on the object। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये उसके ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स लगा रही है, ठीक है। This is known as the string tension force. It is always directed along the string। हमेशा string के along directed होता है string tension, ठीक है, string के along हमेशा करता है। And away from the object for a massless non-rigid string। अगर massless और non-rigid string है मेरा, by the way non-rigid string से क्या मतलब है, non-rigid मतलब वो freely ऐसे घुमा सकते हो उसको, काफी मोटी रस्सी होगी तो उसको ऐसे घुमा नहीं पाओगे, तो दैट इज नॉट एन आइडियल स्ट्रिंग। वो तो मतलब उसमें कुछ रॉड टाइप की प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रिंग से किसी को धक्का नहीं दे सकते। अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो उससे ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी को धक्का दे सकूं, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर रस्सी का खूब मोटा सा टुकड़ा है तो उससे मैं थ्रॉटल को धक्का भी दे सकता हूं, दैट्स नॉट एन आइडियल स्ट्रिंग। मासलेस, समझ में आई बात की नहीं? तो मैंने क्या बोला, मासलेस नॉन रिजिड स्ट्रिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा जो फोर्स होगा विल बी डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। और फिर क्या लिखा, नॉट ओनली इज द टेंशन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कनेक्टेड पार्टी बट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग आल्सो पुल ईच अदर विद द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स। पार्टिकल्स के जो हाथ पकड़े हुए हैं जहां पे आपस में, वहां पे जो फोर्स लग रहा है वही मेरा स्ट्रिंग टेंशन फोर्स। समझ में आ गया स्ट्रिंग टेंशन फोर्स, ठीक है। लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। इसके बाद जो अगला फोर्स है हम लोगों का वो है हम लोगों का स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग सब लोगों ने देखा तो वही ना, ऐसे हेलिकल कॉइल होती है, मेटल की जनरली हेलिकल कॉइल होती है, जरूरी नहीं मेटल की, प्लास्टिक की भी बना सकते हो, रबर की भी बना सकते हो, जनरली एक हेलिकल कॉइल होती है, ठीक है। अब होता क्या है, ज्यादातर केसेस में इस हेलिकल कॉइल को अगर एक्स डिस्टेंस खींचते तो खींचने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो जनरली ज्यादातर एप्लीकेशंस में ये जो फोर्स होता है वो एक्स के लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना डिफॉर्मेशन देते हो
उसकी फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन हैव स्प्रिंग जिसमें ये फोर्स x टू द पावर 1 की x टू द पावर 2 से वेरी करे या किसी और फंक्शन से वेरी करे, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, हम जेई के पर्पस से हमेशा लीनियर स्प्रिंग मानेंगे। लीनियर स्प्रिंग मतलब क्या होता है, x खींचने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो हमारा x के प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली अगर मैं कुछ फोर्स लगा के खींच रहा हूं तो स्प्रिंग भी मेरे हाथ को उसी फोर्स से खींच रही होगी, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऑल्दो फॉर्मल स्टेटमेंट बाद में आएगी, बट इतनी बात समझ में आ रही है ना, जब भी मैं किसी चीज को खींचता हूं तो वो चीज मुझे नई फोर्स से वापस खींचती है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, चाहे कॉम्प्रेशन है तो कॉम्प्रेशन में वो धक्का देगी, क्योंकि मैं उसको धक्का दूंगा स्प्रिंग मुझे धक्का देगी, मैं उसको खींचूंगा तो स्प्रिंग मुझे खींचेगी, ठीक है। और बाय द वे ये स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तुम देख सकते हो कि कोई स्प्रिंग जो होता है बड़ी आराम से खींचता है, कोई स्प्रिंग खींचने में बहुत ज्यादा टाइट होता है, ठीक है। तो किस बात पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग आराम से खींचेगा या बहुत टाइटली खींचेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है, एक तो ज्योमेट्री स्प्रिंग की क्या है, स्प्रिंग की ज्योमेट्री, और दूसरा स्प्रिंग का मटेरियल, दो चीजों पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग की ज्योमेट्री मतलब उसकी जो कॉइल्स है, कॉइल्स का रेडियस क्या है, ठीक है। कॉइल्स का मतलब एक तो कॉइल का क्रॉस सेक्शन रेडियस है और एक कॉइल का क्रॉस सेक्शन रेडियस, सॉरी क्या बोलते हैं, एक उसकी तार का, जिस तार को लपेटा उस तार का क्रॉस सेक्शन होगा, और एक जो तुमने ऐसे हेलिक्स बनाया उस हेलिक्स का रेडियस होगा, समझ रहे कि नहीं। तो दो अलग अलग चीजें। उसके अलावा जरूरी नहीं कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कॉइल हो, वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कॉइल हो सकती है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन कॉइल हो सकती है, समझ में आ रही बात के लिए। तो हम चाहें तो थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये इलास्टिसिटी में पाथफाइंडर में क्वेश्चन आएगा जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जैसे एक ट्विस्टिंग टाइप का, चलो खैर अभी प्रीमेच्योर हो जाएगा बहुत ज्यादा, बट ठीक है, हम चाहें तो किसी भी कॉइल का स्प्रिंग कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी कुछ इलास्टिक पैरामीटर्स पता होना चाहिए, उसका यंग्स मॉडुलस वगैरह पता है अगर, और उसकी शेप पता है तो हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल डिफॉर्मेशन। तो ये देखेंगे पाथफाइंडर का क्वेश्चन जब पहुंचेंगे लास्ट स्प्रिंग को देखेंगे। तो अभी मोटी मोटी बात क्या, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड। सब लोगों ने देखा ना, जैसे जो तुम लोग, जैसे तुम्हारे रेल रोड कार्स होते हैं तुम्हारे, यानी ट्रेन का जो डब्बा होता है उसके नीचे अगर कभी ध्यान से देखोगे तो बहुत मोटा सा स्प्रिंग लगा होता है जो शॉकर का काम करता है। वो ऐसे हाथ से दबाओगे तो दबेगा ही नहीं, लेकिन क्या है, वो जो वो टन, सेवरल टन्स का जो, सेवरल टन्स तो नहीं, शायद 2-3 टन क्या पता होगा, उससे भी ज्यादा होता, बट 10 टन से तो छोटा ही होगा शायद। उतने टन का जब डब्बा अगर अपना वेट डालता है उसके ऊपर तो फिर वो दबता है, ठीक है। और वो दिख भी रहा है कि कितना मोटा स्प्रिंग होता है, देखा है कितना मोटा स्प्रिंग होता है ट्रेन के नीचे जो शॉकर लगा होता है, ठीक है। वो हाथ से दबेगा नहीं। या फिर इवन जो बम्पर्स होते हैं ट्रेन के कार्स के बीच में, देखा है ट्रेन रेलवे कार्स के बीच में बम्पर्स होते हैं, वो भी हाथ से दबाओगे दबेगा ही नहीं। लेकिन क्या है, जब बहुत सारे मोमेंटम से कोई चीज जा रही है, एक डब्बा दूसरे डब्बे को ठोक रहा है, तब वो थोड़ा सा दबता है, ठीक है। तो क्योंकि क्रॉस सेक्शन बहुत मैंने ज्योमेट्री इस तरह की है कि वो बहुत स्टिफ है वो स्प्रिंग। समझ में आ गया स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। क्या लिखा, whenever a block is connected to a deformed spring, the spring exerts a force on it which is proportional to the deformation in the spring. Linear spring है, हम ऐसा assume करके चलो, ठीक है। If the spring is compressed by a length x, it exerts a pushing force of kx, while if it is stretched or by a distance x, it exerts a pulling force kx, where k is the spring constant which depends on the material and geometry of the spring. समझ में आ गई बात स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इसके बाद जो अगली बात हमको समझनी है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, पहली बात तो फर्स्ट लॉ की जरूरत ही क्या थी। तुम लोग सोच सकते हैं कि यार खाली सेकंड लॉ ही देते, सब जगह तो F = ma हम लगाते रहते हैं, तो फर्स्ट लॉ की जरूरत ही क्या थी। एक्चुअली फर्स्ट लॉ की जरूरत इसलिए थी क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ हर तरह के फ्रेम में वैलिड नहीं है, ठीक है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी वैलिडिटी के लिए एक फ्रेम के ऊपर कंडीशन है, किस तरह का फ्रेम होना चाहिए, और उस तरह के फ्रेम्स को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो अब वो इनर्शियल फ्रेम क्या है उसको डिफाइन करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ की जरूरत है। तो अब समझना ध्यान से कि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि कोई भी पार्टिकल जो है, इट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। क्या है हमारी स्टेटमेंट, एनी पार्टिकल continues to be in a state of rest or uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force। इतना सा ही पढ़ाया जाता है छठी क्लास में। लेकिन अभी देखो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये समझो ये बॉटल ही है, ठीक है, यहाँ पे रख दी मैंने टेबल पे, स्थापित कर दिया इसको यहीं पे, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को क्या लग रहा है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। तुम लोगों के लिए रिलेटिव रेस्ट पे, तुम लोग तो क्या बोलोगे, यार इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं भाग तो रही नहीं है, बॉटल तो यहीं के यहीं पे है, तो भाग तो नहीं, इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे दौड़ लगाना शुरू कर दूं, ठीक है, ये बॉटल यहीं के यहीं है, मैं इसके बाजू में ऐसे ही अभी खड़े हो गए यहाँ पे दौड़ लगाना शुरू कर दूं ए एक्सेलरेशन से, तो क्या दिखेगा, मेरे फ्रेंड से दिखेगा कि बॉटल के अंदर पीछे की तरफ ए एक्सेलरेशन आ रहा है, राइट। तो अब बॉटल के ऊपर फोर्स तो मेरा 0 ही है,
लेकिन फिर भी एक्सेलरेट करने लग गए, इज इट नॉट? उसका मतलब क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ तो गलत हो गया। तुमने तो बोला था कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो फिर बॉडी जो है रेस्ट पे रहना चाहिए। लेकिन मेरे दौड़ने से इसके ऊपर फोर्स थोड़ी ना कोई चेंज हो गया। मेरे दौड़ने से फोर्सेस तो जो भी रियल फोर्सेस लग रहे थे एमजी इसके ऊपर लग रहा था, वो एमजी एज इट इज है, नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज है। क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। रियल फोर्स तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इज इट नॉट? इनफैक्ट फोर्स का मतलब रियल फोर्स ही होता है जब कुछ नहीं होता। हम लोग बाद में सूडो फोर्स की बात करें, बट सूडो फोर्स इज अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट, इट्स नॉट अ फोर्स। इसके ऊपर भी इनफैक्ट जेई में बहुत की क्वेश्चन पूछा हो। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो so that means what? Things can have an acceleration even though when there is no external imbalance force acting, still things can accelerate. लेकिन ये जो हम बात बोलते हैं, a body continues to be in state of rest or uniform motion unless acted upon by a external unbalanced force if the frame is inertial। ये पार्ट हिडन स्टेटमेंट रहती है जो बोली नहीं जाती जनरली, लेकिन लिखना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम की ये डेफिनेशन है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, इसका मतलब किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम उसको इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करो। ये डेफिनेशन देता है इनर्शियल फ्रेम की। अदरवाइज मतलब ऐसे ही लगता है यार ये क्या मतलब, एक लॉ और दे दिया फालतू में, डेकोरेशन के लिए दिया गया है। फर्स्ट लॉ डेकोरेशन के लिए नहीं दिया है, लेकिन जितनी स्टेटमेंट जितनी बोली जाती है कि अनलेस एक्टेड ऑन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, उतना देख के लगता है ये तो बस डेकोरेशन के लिए, क्योंकि एफ इक्वल टू एम तो क्वांटिटेटिव इक्वेशन है, उससे दिख ही रहा है कि एफ जीरो तो ये जीरो, तो फिर ये क्या फालतू में ऐसे ही मजा आ रहा था बोल दिया। फर्स्ट लॉ की जरूरत क्या थी? समझ में आई बात के लिए? फर्स्ट लॉ से मजे मजे के लिए नहीं बोला है। फर्स्ट लॉ क्यों दिया है? फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम के लिए दिया। समझ गए कि नहीं? एक बार फर्स्ट लॉ होल्ड कर रहा है तब उसके बाद एफ इक्वल टू एमए लगाओ। फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं कर रहा तो एफ इक्वल टू एमए लगा ही नहीं सकते। फॉर दैट मैटर एक्चुअल में सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एमए नहीं, डीपी बाई dt, उसके बारे में बात करते हैं। अभी इसको मैं फर्क पढ़ा देता हूं। फॉर्मली फर्स्ट लॉ क्या लिखा है? A body continues to be in state of rest or uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force. By the way, rest और यूनिफॉर्म मोशन बोलते जरूर है, छोटी क्लास से एज इट इज कैरी हो रहा है, बट रेस्ट इटसेल्फ इज आल्सो एक फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, तो जो जीरो वेलोसिटी वेक्टर इज आल्सो कांस्टेंट वेक्टर, राइट? तो ये बोलना है कि जरूरत नहीं है, बट ठीक है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए अच्छी बात है, ठीक है? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ओके। फिर क्या लिखा मैंने? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज गिवन टू डिफाइन इनर्शियल फ्रेम्स। देयर कैन बी फ्रेम्स इन व्हिच द फर्स्ट लॉ फेल्स, सच फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है? तो एक तो मैंने एग्जांपल दिया कि ये बॉटल यहीं पे और मैंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया, ठीक है? और दूसरा क्या हो सकता है? रोटेटिंग फ्रेम्स भी हो सकते हैं। यानी मैं जैसे यहीं पे हूँ, बॉटल मेरे को क्या दिख रही है? अभी मेरे रिलेटिव यहाँ पे समझो, ये मेरे सामने जो है ये लेटर से मेरे लिए ये जे गैप वेक्टर है, ठीक है? ठीक है, और मेरे सिर के ऊपर मैंने एक्स वाई जेड एक्सेस वेल्ड किए, ठीक है? मेरे सिर के ऊपर इमेजिन करो। तो अभी क्या, अभी तो ये जे गैप में है, ठीक है? ये समझो ये जे गैप है, ये आई गैप है मेरे लिए, ये माइनस आई गैप है। अब मान लो मैं घूम गया, बॉटल को यहीं रखते रखते मैं घूम गया, तो अभी मेरा तो अभी इस तरफ माइनस आई गैप वेक्टर आ गया। अभी मेरे लिए जे गैप वेक्टर था इस तरफ, अब मैं ऐसे घूम गया तो मेरे लिए ये माइनस आई गैप हो गया कि नहीं? तो मेरे लिए क्या हुआ कि ये बॉटल कहीं से नहीं चली, कि पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया कि नहीं? अगर मैं फॉर दैट मैटर अपने ही रिवॉल्विंग चेयर को मैं ऐसे घुमाते रहूं, तो मेरे रिलेटिव तो पूरी दुनिया ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो गई। कोई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लगा नहीं, लेकिन फिर भी सर्कल में चल रही है सारी दुनिया। उनका एटलीस्ट अगर वो ऐसे ग्राउंड फ्रेम में नहीं भी चले तो भी मेरे रिलेटिव सर्कल में चलना शुरू हो गए, उनका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दिखना शुरू हो गया। समझ गए? तो दो तरह के इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम हो सकते हैं, तो रिवॉल्विंग फ्रेम्स हो सकते हैं या रोटेटिंग फ्रेम बोलो, रोटेटिंग फ्रेम हो सकता है, या फिर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, इस तरफ भागते जा रहा है, या इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है? मतलब क्या है, मैं अपनी चेयर को रिवॉल्व भी करते जा रहा हूँ और कोई मेरे रिवॉल्विंग चेयर को धक्का भी देते जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं? तो जब भी इस तरह के फ्रेम है जो रोटेट कर रहे हैं या फिर ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन या कॉम्बिनेशन है, तब फिर उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है? केवल इनर्शियल फ्रेम्स में हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करे, ठीक है? क्या लिखा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज गिवन टू डिफाइन इनर्शियल फ्रेम्स। देयर कैन बी फ्रेम्स इन व्हिच फर्स्ट लॉ फेल्स सच ये पढ़ दिया था मैंने। हाँ, मतलब क्या? इफ आई सिट ऑन अ रिवॉल्विंग चेयर एंड स्टार्ट रोटेटिंग ऑन इट, माय फ्रेम from my frame the whole universe has started rotating in the opposite direction without the introduction of any additional force। ठीक है, मेरे अंदर इतनी ताकत है पूरे यूनिवर्स को घुमा सकता हूँ, ठीक है? बस चेयर को मैं थोड़ा सा थीटा एंगल घुमा दूं, पूरा यूनिवर्स जो है मैं पूरा थीटा एंगल से घुमा सकता हूँ, ठीक है ना? इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आई कैन रोटेट द एंटायर यूनिवर्स। समझ में आई बात के नहीं? ठीक है, इतने ताकत हो कुछ, ठीक है? ठीक है, तो हाँ, thus such a frame of observation is non inertial। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे फोर्स जीरो और फिर भी चीजें चलना शुरू हो गई, ठीक है? और नॉट जस्ट चलना शुरू हो गई, एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू हो गई। फॉर एनालिसिस ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस फिक्टिशियस फोर्सेस, ठीक है?
नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर मान लो न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं कर रहा तो उसके लिए हमको एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट पे फिक्टिशियस फोर्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। होता कुछ नहीं है, बस एनालिसिस के लिए बस हमने एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जेई में एक बार क्वेश्चन था, उसमें यही था कि इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो बच्चे बोले थे स्यूडो फोर्स भी तो होगा, वो भी तो ऐड करना चाहिए, बट स्यूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं है। स्यूडो फोर्स तो एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, समझ गए कि नहीं। तो इसी के ऊपर बच्चों का गलत हो गया था जेई का एक क्वेश्चन, यानी बहुत पुराना भी नहीं, शायद पिछले 4-5 साल के अंदर अंदर का क्वेश्चन है, अगर आएगा तो दिखूंगा, ठीक है। ठीक है, तो फिक्टिशियस फोर्स लगाने पड़ते हैं, और फिक्टिशियस फोर्सेस को इनर्शियल फोर्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। सोचने में लग सकता है मिसनॉमर की यार नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स लगा रहे हैं उसको इनर्शियल क्यों कह रहे हैं, मतलब वो इसलिए इनर्शियल कह रहे हैं कि उस फोर्स को लगाने के बाद यू कैन ट्रीट थिंग एज इनर्शियल, मतलब उस फ्रेम को इनर्शियल जैसा इमेजिन कर पा रहे, तो इसलिए फिक्टिशियस फोर्सेस को इनर्शियल फोर्सेस भी कहते हैं। फोर्सेस दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट फ्रेम एज गुड एज एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ताकि न्यूटन सेकंड लॉ पे लगा सके। दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द नॉन इनर्शियल फ्रेम बिहेव लाइक इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फ्रेम्स होना चाहिए, यहाँ पे ठीक कर लेना, इनर्शियल फ्रेम्स होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम्स, समझ में आई बात, ठीक है। इनर्शियल फोर्सेस आर कॉमनली कॉल्ड सूडो फोर्स, उनको सूडो फोर्स भी कह देते हैं लोग। तो आई होप दिस इज क्लियर, फर्स्ट लॉ समझ में आया ना क्यों दिया। एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि फोर्स क्या इंस्टेंटेनियसली प्रोपोगेट होता है या फिर टाइम लगता है। मतलब जैसे सन की अर्थ के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो अगर सन गायब हो गया तो अर्थ के ऊपर इमीडिएटली फोर्स लगना बंद हो जाएगा या फिर कुछ टाइम लगेगा। तो एक्चुअली न्यूटन के टाइम पे न्यूटन को ऐसा लगता था कि ये जो फोर्स है ये इंस्टेंटेनियसली पूरे यूनिवर्स में ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि और ये सोचने में बहुत अजीब लगता था, यानी अर्थ अपनी जगह से अगर हिल गई है तो अर्थ से सेवरल लाइट ईयर दूर भी पता चल चुका है, सब जगह इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली पहुंच गई कि अब अर्थ यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। तो इसको बोलते थे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, इस चीज को बोलते थे स्पूकी। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि जहां पे मूवमेंट हुआ और मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस को इंस्टेंटेनियसली पता चल गया कि ये मूवमेंट हो चुका है। तो ये वाकई में भूतिया सा लगता है कि ये क्या मतलब है, यानी है ना। तो इसको बोलते थे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि जैसे कि कोई भूत मतलब चमत्कारी सी बात है ना कि जीरो टाइम में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई। तो बाद में न्यूटन के टाइम पे वाकई में ऐसा समझाया जाता था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, बट इन रियलिटी देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। टाइम लगता है, इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट होने में टाइम लगता है, लाइट की स्पीड से तेज इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट हो ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है, सन अर्थ के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है। सन फील्ड क्रिएट करता है और फील्ड अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है हमेशा। जितने भी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है, एक चार्ज फील्ड क्रिएट करता है और वो फील्ड जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो फिर तुम लोग बोल सकते हो यार फिर हम लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग क्यों ले लेते हैं फोर्स, क्यों, क्योंकि ये लाइट की वेलोसिटी क्योंकि चलता है और लाइट की वेलोसिटी बहुत लार्ज है। तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है तो ये फोर्स जो है कितने जल्दी ट्रांसमिट हो जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी ट्रांसमिट हो रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो छोटे डिस्टेंसेस पे दिस प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस, समझ में आई बात की। बट एक्चुअल में ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता। जैसे सन से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट लगते हैं ना, तो मान लो फॉर सम रीजन सन सडनली गायब ही हो जाए तो अर्थ को 8 मिनट तक पता नहीं चलने वाला कि सन गायब हो गया। नॉट जस्ट फॉर द विजुअल पर्पज बट ऑल्सो फॉर द फोर्स पर्पज। अर्थ जो है 8 मिनट तक वैसे ही अपने ऑर्बिट में चलती रहेगी जैसे कि सन अभी भी प्रेजेंट है, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो लाइट की वेलोसिटी से प्रोपोगेट होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। तो न्यूटन सेकंड लॉ का क्या स्टेटमेंट है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। कोई एक पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो एस इज इक्वल टू dp/dt बोल सकते हैं, और मोमेंटम क्या होता है ये छोटी क्लास से पढ़ा होगा, मास टाइम्स वेलोसिटी में मोमेंटम बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये एक पार्टिकल के लिए दिया है, हम चाहें तो सिस्टम्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बट न्यूटन ने खुद जो दिया वो एक पार्टिकल के लिए दिया है, क्योंकि कोई सिस्टम क्या वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की तरह सोच ही सकते हो, ठीक है। तो वी कैन एक्सटेंड न्यूटन्स लॉ टू अ सिस्टम आल्सो, ठीक है। तो क्या लिखा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। कॉरोलरी क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का सिस्टम। सिस्टम के लिए भी ट्रू है, सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ हम ये चीज लगा सकते हैं क्या, हाँ। तो इसको कैसे बोल सकते हैं सिस्टम्स के लिए, तो फोर्स ऑन आयत पार्टिकल क्या है, d/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ आयत पार्टिकल, ऐसा बोल सकते हैं आयत पार्टिकल के लिए। अब दोनों तरफ समेशन लगा दिया तो क्या हो गया, सिग्मा fi दैट इज इक्वल टू d/dt ऑफ सिग्मा pi, कह सकते हैं कि नहीं, सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। अच्छा, अब जो सिग्मा fi है, अब कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसमें कुछ फोर्स इंटरनल होगा कुछ एक्सटर्नल होगा। बाय द वे व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, तो जो फोर्स पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स कहलाता है,
कभी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो कुछ तो पार्टिकल्स आप एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होंगे, वो जो है हमारा वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि इन पार्टिकल से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, कहीं बाहर से ओरिजिनेट हो रहा है। तो अभी क्या है, इंटरनल फोर्सेस जितने भी हैं सारे एक्शन रिएक्शन पेयर्स, उनका जब पूरे समेशन करोगे पूरे सिस्टम एज अ होल पे, तो इसका इसके ऊपर फोर्स और उसका इसके ऊपर फोर्स या इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, समेशन के बाद क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा। इट अभी न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट नहीं किया, बट मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ 8th-9th क्लास में पढ़ा होगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो क्योंकि इंटरनल फोर्सेस सब इक्वल एंड अपोजिट है और सारे पार्टिकल्स के लिए समेशन ले रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस का सम तो जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इसका मतलब क्या है, सिग्मा एफ इंटरनल प्लस सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी। नाउ सिंस ऑल इंटरनल फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ दे कैंसिल आउट ऑन समेशन। तो क्या बचेगा हमारे पास, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। MIVI क्या है, बेसिकली आयत पार्टिकल का मोमेंटम है, तो उसका समेशन क्या है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, समझ गए। सिस्टम्स के लिए क्या है, पार्टिकल के लिए नेट फोर्स होता है पार्टिकल है, पार्टिकल के तो सारे एक्सटर्नल होते हैं, जब एक पार्टिकल देखते हैं तो उसके लिए सारा एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। लेकिन सिस्टम्स के लिए क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, फर्दर इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट मास पार्टिकल्स, मान लो पार्टिकल्स का मास कांस्टेंट है सिस्टम के, तो फिर क्या है, फिर जब इसका डेरिवेटिव लोगे, MI/VI का डेरिवेटिव लोगे, तो d by dt ऑफ ti को लिख सकते हैं MI into ai, क्यों, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट भी करोगे तो v अदरवाइज तो v dm by dt भी साथ में लिखना पड़ता है, m dv by dt प्लस v dm by dt लिखना पड़ता है। लेकिन मास तो कांस्टेंट है अगर, तो फिर v dm by dt लिखने की जरूरत ही नहीं है, dm by dt क्योंकि जीरो है, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा MI/ai। इनफैक्ट ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही अंडररेटेड इक्वेशन है, लेकिन दिस शुड बी ओवर वैल्यूड इक्वेशन, नॉट अंडररेटेड, समझ गए, नॉट ओवर वैल्यूड। इनफैक्ट इसकी इट हैज अ वेरी हाई वैल्यू। ये इक्वेशन जो है हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ के जो क्वेश्चंस हैं, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जो क्वेश्चन है, इस फॉर्म में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अक्सर क्या सिस्टम्स के अंदर इंटरनल नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, इंटरनल टेंशंस होंगे, बहुत सारी चीजें इंटरनल होंगी। तो अगर हम इंटरनल फोर्सेस के साथ में इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे अननोन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो कई बार यू विल सी दैट इट इज हेल्पफुल टू मेक द इक्वेशन फॉर अ सिस्टम एज अ होल। यानी समझो ब्लॉक है और उसके ऊपर वेज है, तो ब्लॉक प्लस वेज का इकट्ठे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द वेज इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। तो उसमें क्या होगा, ब्लॉक और वेज का आपस का नॉर्मल रिएक्शन दिखाना नहीं पड़ेगा, इस तरह की इक्वेशन, समझ में आई बात की। तो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी यूजफुल। मैं बोलूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि अगर विजर्ड्स की तरह काम करना है तो इसका मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू मेक द इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स। I mean, sometimes it is required, you cannot avoid, but many times you will see that it will save you a lot of time. एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ में काम करोगे तो तुम्हारा बहुत आसान सिस्टम बनेगा और जो काम अदरवाइज 10 मिनट में होने वाला वो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू यूज दिस इक्वेशन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और इसमें भी सुटेबल डायरेक्शंस में लगाओ तो और भी कई बार आसान हो जाता है काम, ठीक है। क्या लिखा, इक्वेशन 2 is often more useful than applying Newton's second law to each particle separately because it helps us avoid unknown internal force variables in our equation. Thus, using equation 2, we will often generate an easier system of equations for solving mechanical systems. ठीक है। सेकेंड रिमार्क क्या लिखा मैंने, फॉर अ सिंगल पार्टिकल 2 reduces to F equal to ma। अगर एक ही पार्टिकल है तो फिर F equal to ma में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ F equal to ma नहीं है, बट ये रिड्यूस हो जाता है कांस्टेंट मास पार्टिकल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, इसी का इंटीग्रल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। इंटीग्रल फॉर्म क्या है इसी इक्वेशन का, F equal to ma को मैंने लिखा, बाय द वे F is dp by dt, तो क्या किया, dt को उधर ले गए, तो F dt को dt लिख सकते हैं हम लोग। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दो, मान लो कैपिटल T इज द टाइम जब तक हमारा ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो 0 से कैपिटल T तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम Pi है और Ps जो है मेरा फाइनल मोमेंटम। मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल F dt इज इक्वल टू Ps माइनस Pi आ जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम। बाय द वे इंटीग्रल F dt इसका एक नाम है, इसको फिजिक्स में हम लोग इंपल्स कहते हैं, ठीक है। फोर्स का टाइम इंटीग्रल जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स। और ये जो हमने डराइव किया इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो कई बार जब सडन फोर्सेस लग रहे होते हैं तो हम अक्सर इस चीज को यूज करते हैं कि टोटल इंपल्स इक्वल टू टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा। ये पार्टिकल्स के लिए भी ट्रू है और सिस्टम्स के लिए भी ट्रू है। सिस्टम्स के लिए कि जैसे F equal to ma में खाली एक्सटर्नल फोर्स ले लेते थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली एक्सटर्नल इंपल्स ले लो। तो एक्सटर्नल इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिख सकते हो, किसी भी सिस्टम के लिए ट्रू है। वेक्टर इक्वेशन है तो उसको डायरेक्शन वाइज यूज कर सकते हो, समझ गए। तो क्या लिखा,
यहाँ पे जे को क्या डिफाइन किया, इंटीग्रल एफडीटी इज कॉल्ड द इंपल्स ऑफ द फोर्स, ठीक है। फर्दर इफ द फोर्स इज एक्टिंग ओनली अलोंग अ सिंगल एक्सिस वी कैन ट्रीट इट एज अ साइन स्केलर। अगर सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो हम उसको साइन स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मोशन इन 1D में हर जगह हम प्लस आई कैप माइनस आई कैप नहीं लिखते थे, अंडरस्टूड होता था कि प्लस लिखा है तो प्लस आई कैप है, माइनस लिखा है तो माइनस आई कैप है, तो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में अगर लगा रहे हैं तो इसमें भी इंपल्स को साइन स्केलर की तरह एक्ट कर मान सकते हैं। मतलब ये कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा होता है। ऐसे तो फोर्स वेक्टर है, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो फिर वेक्टर अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम के नीचे का एरिया इंपल्स हो जाएगा। इधर मान लो एक ही डायमेंशन में मोशन चल रहा है, एक ही डायमेंशन में फोर्सेस लग रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं, तो वहां पे यू कैन ऑलवेज प्लॉट द एफ वर्सेस टी डायग्राम वेयर एफ इज द साइन स्केलर। समझ में आई बात की? तो फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम इंटीग्रल एफडीटी हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा तुम्हें पता है, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है इंटीग्रेशन को ही बताता है। इधर एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर वो फोर्स केवल एक ही डायरेक्शन यानी या तो एक लाइन के लॉन्ग लग रहा है, या तो प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, ठीक है, तो फिर हम उसके नीचे के एरिया को इंपल्स कह सकते हैं, उसको चेंज इन मोमेंटम से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे। इसमें कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। ओके, अभी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे तुम्हारे डायरेक्टली मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड along the direction of its motion, ठीक है, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड along positive x axis, force acts on it along the direction of its motion। तो ऐसे करके ऐसे मेरा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, फोर्स वर्सेस टाइम का डायग्राम दे रखा है और फोर्स मेरा x एक्सिस के along ही एक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर x y दोनों में होता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड से कुछ काम नहीं चलता हम लोगों का। इंटीग्रल एफडीटी के लिए हमें वेक्टर इंटीग्रेशन चाहिए होता है, राइट, तो एक ही डायरेक्शन में इसलिए एरिया से काम कर पा रहे। 2D फोर्स होता तो फिर एरिया से काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या लिखा है, फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हिच वेरिएशन विद टाइम इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। तो ऐसे करके ऐसे हमारा फोर्स वेरी कर रहा है। क्या पूछा, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, हम तो क्या कर सकते हैं, फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम के नीचे का एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया, फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल का एरिया, फिर ट्राइंगल का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया, सारे एरियाज निकाल के ऐड कर लो तो टोटल इंपल्स मिल जाएगी। और टोटल इंपल्स इक्वल टू क्या कह दोगे, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो वही किया, देखो क्या लिखा, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो सिंस एंटायर ग्राफ इज अबाउट टी एक्सिस, तो सारे एरिया को पॉजिटिव मानना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, अगर ये ग्राफ टी एक्सिस के नीचे जा रहा है तो ये वाले एरिया को नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, ठीक है। एरिया अंडर द टी एक्सिस इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ना, ये फोर्स अगर पीछे की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, अगर आगे जा रहा है पार्टिकल तो उसको स्लो डाउन कर रहा होगा, और यही एरिया ऊपर आ रहा है तो और फास्ट कर रहा होगा आगे जाने के बाद साइन वैल्यू के साथ लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल सी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम में जा नहीं रहा, उसमें कैलकुलेट करते हो तो 18.625 न्यूटन सेकेंड्स आ जाता है। ये न्यूटन है, ये सेकंड है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड एरिया, ठीक है। ओके, तो अब J इक्वल टू डेल्टा P लगा दिया तो दिस इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो इसी को यूज करके क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया J/m+u। अब तो बस वैल्यूज डालनी है, उसको कैलकुलेट करोगे तो ये 14.25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर क्या लिखा, हाँ, अगर ये फोर्स हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता तो फिर हमारा क्या आंसर होता, तो भी हम यही काम करते हैं, बस ये कि इस एरिया ये मेरा -18 आ जाता है और उसके हिसाब से आगे की कैलकुलेशन हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। उसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, फिर स्यूडो फोर्स वगैरह आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।